नमस्कार दोस्तों। गंगा सिर्फ हमारे लिए एक नदी नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में इसे मोक्ष का द्वार और माँ गंगा का दर्जा दिया गया है, जहाँ हर साल करीब हजारों भक्त वहां पर आते हैं और स्नान करते हैं। कुछ लोग अपने पुरखों की अस्थियों का इसमें विसर्जन करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, जिसके एक जल में डुबकी लगाने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। इसे हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, इन सब में गंगा को मैया का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज इस देवी का जल पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। जानवरों का शव, इंडस्ट्री का सॉलिड वेस्ट, लोगों की लैटरिंग और इसके आसपास के मुहाने पर रहने वाले लोगों ने इसके जल को इतना ज्यादा पोल्यूट बना दिया है। हरिद्वार, कानपुर, त्रिवेणी, डायमंड हार्बर जैसी जगहों पर यह नदी अपने पीक पोल्यूशन लेवल पर है। टोली नाला, शिशिमऊ, बेरमिया, चौकिया जैसे नाले जब इस गंगा नदी में आके मिलते हैं ना, तो इसके पानी और गटर के पानी में कोई फर्क नहीं रह जाता। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे इस गंगा नदी का पानी दिन ब दिन पोल्यूशन होता ही जा रहा है। कैसे हर गवर्नमेंट हमसे वादे करती है कि हम इसे सही कर देंगे, लेकिन वो फेल हो जाती है। कैसे बीजेपी का 40,000 करोड़ का नमामि गंगे प्रोजेक्ट आज बैकफायर कर चुका है। और हमें क्या करना चाहिए, न सिर्फ केवल इस नदी के गंगा को पानी को साफ करने के लिए, बल्कि हमारी धार्मिक आस्था को बचाने के लिए, हमारे देश की लाइफलाइन को बचाने के लिए। ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित गोमुख नाम की गुफा से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। वहां से करीब 205 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उत्तराखंड के टिहरी से होते हुए जब ये देवप्रयाग पहुंचती है, तो वहां एक दूसरी धारा अलकनंदा इसमें से आकर मिलती है और वहीं पर निर्माण होता है गंगा नदी का, जहां से ये उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, यूपी में 1000 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर और यूपी और बिहार के बॉर्डर पर करीब 110 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। कानपुर, पटना, कोलकाता, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे बहुत ही मेजर सिटीज आज इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इस नदी के किनारे पर करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या रहती है, जिसकी लंबाई कुल 2550 किलोमीटर आई थिंक टोटल इसकी लेंथ है। आज इसी नदी के किनारे पर टिहरी जैसे बड़े बांध बने हुए हैं, जिसकी ऊंचाई ही करीब 250 मीटर है, जो हर दिन करीब 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और करीब 2,70,000 हेक्टेयर पानी सिंचाई के लिए अवेलेबल करवाता है। इसी नदी के किनारे पर आज करीब छोटी मोटी 750 ऐसी केमिकल, शुगर, पेपर और चमड़ा उद्योग की इंडस्ट्रियां बसी हुई है। ये सिर्फ नदी नहीं है, ये हमारे देश की लाइफलाइन भी है, जो न जाने कितने ही किसानों को अन्न दे रही है और कितने ही उद्योगों को पानी दे रही है। लेकिन ये सभी लोग, ये सभी उद्योग शायद ये भूल गए हैं। तभी तो हमारे सारे देश के जो उद्योग इसके किनारे पर बसे हुए हैं, वो करीब 500 मिलियन लीटर पर डे का सॉलिड वेस्ट इस गंगा नदी के किनारे पे आके छोड़। ये सभी लोग इस गंगा नदी के किनारे लैटरिंग करते हैं, पशुओं को नहलाते हैं और सारा गंदा पानी वो गंगा नदी में बह जाता है। इसी गंगा नदी के किनारे पर करीब 138 नाले भी बने हुए हैं, जो करीबन 6000 मिलियन लीटर पर डे का सॉलिड और प्रदूषित जल इसी गंगा नदी में आके मिला। और इन्हीं सब नालों की वजह से जब गंगा नदी गोमुख से निकलती है, तो क्रिस्टल क्लियर वाटर से जब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ना, तो इसका पानी गटर जैसा हो जाता है। गंगा नदी के पोल्यूशन में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यूपी का ही है, जो गंगा नदी को करीब 70% से भी ज्यादा पोल्यूट करता है, क्योंकि इसी यूपी में अकेले 45 ऐसे नाले हैं
जो करीब 3000 मिलियन लीटर पर डे का गंदा पानी इस गंगा नदी में छोड़ा। हैरानी की बात है कि यूपी में आज प्रो हिंदू गवर्नमेंट है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी खुद गंगा को अपनी मैया कहते हैं, लेकिन मैया के लिए करते कुछ नहीं है ये लोग। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ऐसा नहीं है कि इस गंगा नदी का पोल्यूशन की बीमारी अभी से सामने आई है, सन 1980 से ही चल रही है। तब प्रोफेसर जेडी अग्रवाल और स्वामी चिदानंद जी ने सबके सामने आके अनशन किया था कि गंगा नदी के पानी को पोल्यूशन से बचाओ, इसको इतना पोल्यूशन न करो। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही हमेशा गंगा नदी और गंगा मैया का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है। इन्होंने किया कुछ नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब राजीव गांधी ने गंगा नदी के पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए जीएपी का निर्माण किया था। इस जीएपी के प्लान को 2 फेज में डिवाइड किया। इस पहले फेज में हम करीब 25 टन वाटर पे फोकस करेंगे, जहां इन्होंने वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार में एसटीपी बनाई। और दूसरे फेज में हम गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे यमुना है, इन सबको पानी को साफ करेंगे। लेकिन ये जीएपी लगने से पहले ही फेल हो गया। जीएपी में जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे वो कभी चालू हो ही नहीं पाए। कभी उनमें फंड की दिक्कत आती तो कभी लैक ऑफ ट्रेनिंग की जिम्मेदारी होती। और इस जीएपी में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम सबसे पहले 1300 के आसपास 1300 मिलियन लीटर पर डे पानी को साफ करेंगे। लेकिन जब गंगा नदी पे ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो पहले दिन करीब इनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा, करीब 3000 मिलियन लीटर पर डे गंदा पानी हर दिन गंगा नदी में छोड़ा जा रहा था। और एक दिक्कत थी कि इन लोगों ने सिर्फ नालों पे ध्यान दिया, इंडस्ट्री के वेस्ट को उन्होंने जाने दिया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कुछ ही टाइम में फेल हो गया। इसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी आए, मनमोहन सिंह आए, मोदी जी आए, इन्होंने गंगा नदी पर पहले ही वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट नेटवर्क बनाए। आज गंगा नदी के पास करीब 57 WQMN है, लेकिन काम इनमें से आधे ही कर रहे हैं, जिसमें यूपी में अकेले 20 पड़े हैं। लेकिन लोगों को यहाँ से कोई उम्मीद नहीं दिखी। लेकिन जब 2014 में मोदी जी ने बोला कि मैं नहीं आया हूँ, मुझे गंगा नदी ने बुलाया, और इसके साथ इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी शुरू किया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तब लोगों को शायद कुछ आश आई कि अब शायद गंगा नदी का पानी साफ हो सकता है। लेकिन ये नमामि गंगे और इसमें इन्वेस्ट हुए करीब 40,000 करोड़ जो 2024 तक इन्वेस्ट हो चुके हैं, वो टोटली वेस्ट था। और मोदी जी का ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल रहा। लेकिन जब उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहां पर करीब 60 करोड़ लोग आए, इन्होंने इसे लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन बताया, जहां पर करीब 5 से 10 लाख लोगों के लिए एक साथ ठहरने के लिए टेम्पररी सिटी बनाई। जब आपने इतना सब कुछ किया तो गंगा नदी के पानी की साफ रिपोर्ट आपने गवर्नमेंट को क्यों नहीं दी? यूपी की गवर्नमेंट ने कैसे सीपीसीबी के डाटा को छुपाया और कैसे उन्होंने अपनी एक नकली रिपोर्ट पेश की ताकि लोगों को बहलाया जा सके? आज हिंदू धर्म में गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, त्रिवेणी, प्रयागराज ये सब धार्मिक स्थल माने जाते हैं। और इसी प्रयागराज में करीब 144 वर्षों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी डाटा के अनुसार करीब 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां पर आए। इन्होंने अपनी आस्था प्रकट की, उसमें स्नान किया। लेकिन क्या यूपी की गवर्नमेंट और बीजेपी ने लोगों की आस्था के साथ सही किया? कैसे बीजेपी और यूपी की गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के चलते गंगा नदी का पानी महाकुंभ से पहले ही प्रदूषित हो चुका था। और इसी गंगा नदी का पानी त्रिवेणी धाम और प्रयागराज जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहाँ पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब उन्हीं की गवर्नमेंट की एजेंसी सीपीसीबी ने बोला है। और उन्होंने यह भी बताया कि यूपी की जो यूपीसीबी एजेंसी है ना, उन्होंने हमसे डाटा छुपाया। सीपीसीबी एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। इसी का जिम्मा होता है कि कौन सी नदी का कितना पानी प्रदूषित है, नहीं है, उसे क्या करना चाहिए। ये सब इसी के द्वारा लिखाया जाता है। इसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि गंगा नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, उसमें फिसल कोलीफॉर्म बहुत ही बढ़ चुके हैं, उसका बीओडी भी अनस्टेबल है। तो फिर सवाल ये है, क्या है ये फिसल कोलीफॉर्म, क्या है ये बीओडी, और कैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज डिसाइड करती हैं कि कौन सी नदी का पानी ज़्यादा साफ है या कम साफ है, वो पॉल्यूट है या नहीं है, उसमें आपको नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए। देखते हैं आज की इसी वीडियो में। इनमें एक तरीका है बीओडी, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक नंबर है जो बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
अगर किसी भी पानी का बीओडी ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगा तो पानी उतना ही ज़्यादा पोल्यूट होता जाएगा। बीओडी कम तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम, तो वो पानी उतना ही साफ। रिपोर्ट के अनुसार पीने के पानी का बीओडी 0 होना चाहिए, लेकिन सीपीसीबी इसे 1 मिलीग्राम पर लीटर भी अलाउ करती है। और नहाने पानी का बीओडी करीब 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। लेकिन अब आप सीपीसीबी की वेबसाइट देखो, जहां पर उन्होंने देखा कि 13 जनवरी 2025 को संगम, जहां पर बीओडी लेवल करीब 3.94 मिलीग्राम पर लीटर है। 16 जनवरी को संगम पर बीओडी लेवल 5.09 मिलीग्राम पर लीटर था, 24 जनवरी को 4.08 और 19 जनवरी को 5.29 मिलीग्राम पर लीटर था बीओडी का लेवल। और इसी तरह सीपीसीबी ने जब नेशनल ट्रिब्यूनल एजेंसी को एक रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि न केवल बीओडी का लेवल इतना फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, लेकिन फीसल कोलिफॉर्म का जो लेवल है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। ये एक दूसरा तरीका है जो बताता है कि कोई भी पानी कितना ज्यादा सेफ है या नहीं। फीसल कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो जानवरों और वार्म ब्लड एनिमल की फीसीज यानी मल और मूत्र में पाया जाता है। जब लोग लैटरिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने डिसाइड किया कि नहाने के पानी में फीकल कोलिफॉर्म का लेवल 500 MPN पर 100 ml होना चाहिए। MPL एक नंबर है जो डिसाइड करता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर को इंडिकेट करता है, और मैक्सिमम इसकी लिमिट 2500 MPN पर 100 ml होनी चाहिए। लेकिन WHO का डाटा इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उनका कहना है कि पीने के पानी में तो ये एब्सोल्यूट 0 होना ही चाहिए, जबकि नहाने के पानी में भी हम मैक्सिमम लिमिट 500 MPN पर 100 ml अलाउ करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी अपर लिमिट 2500 MPN पर 100 ml मान भी लेना, तो भी संगम में इसका लेवल बहुत ज़्यादा था, करीब 49,000 MPN पर 100 ml था उस टाइम। दीहा घाट पर करीब 32,000 MPN पर 100 ml, ओल्ड नानी ब्रिज पर करीब 33,000 MPN पर 100 ml, और जोधावाल ड्रेन जो गंगा नदी में आकर मिलता है, वहां पर तो इसकी मात्रा करीब 92 लाख एम्पियर पर 100 ml। सोचिए ये इतना ज्यादा एम्पियर गंगा नदी के पानी को कितना ज्यादा प्रदूषित करता है। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया। उन्होंने जब सीपीसीबी वहां डाटा लेने पहुंचे तो उससे पहले ही जस्ट साफ वाटर गंगा नदी में रिलीज किया, ताकि जो भी पोल्यूशन है उसको डाइल्यूट किया जा सके। यहाँ पर एक और एजेंसी है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका काम होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करो और उन्हें सुनो। जब NGT ने UPCB और CPCB को कहा कि आप जो भी मॉनिटर्ड लोकेशन है, जो हाई पॉपुलेशन डेंस एरिया है गंगा नदी में नहाने के लिए, वहाँ आप मुझे जाइए और वहाँ से मेरे को रिपोर्ट भेजते रहिए। और जब NGT ने UPCB से रिपोर्ट मांगी तो UPCB ने 12 जनवरी के डाटा की एक 250 पेज की एक रिपोर्ट बनाई और जाकर सीधे NGT को दे दी। और NGT ने जब उसको चेक किया ना, तब पता चला कि इसमें ना तो कोई BOD की जानकारी है, ना इसमें फीकल कोलिफॉर्म की जानकारी है। जिसके चलते 20 फरवरी को NGT ने UPCB को फटकार लगाई कि जब इसमें फीकल कोलिफॉर्म ही नहीं है और BOD का डाटा ही नहीं है, तो क्यों आप ट्रिब्यूनल का जो ये टाइम है ना उसको वेस्ट कर रहे हो। जिसके चलते UPCB पर आरोप लगे कि उन्होंने महाकुंभ के दौरान सही डाटा को लोगों से छुपाए रखा। और इसके चलते उन्हीं जगहों पर जब IIT वाराणसी और बनारस हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर्स ने अलग अलग जगहों पर जाकर गंगा नदी के पानी का टेस्ट किया ना, तब उन्होंने भी पाया कि ये पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी अभी बचा नहीं है। और इसके चलते 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही UPCB को गलत डाटा देने और मिसगाइड करने के लिए, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई मजाक नहीं है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि फीकल कोलिफॉर्म के वाटर से जब भी आप नहाते हो तो आपको कोलेरा, टाइफाइड, हेजा, हेपेटाइटिस B जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम किसी हाई पोल्यूट स्विमिंग पूल से आकर नहाते हैं ना, तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। और 2022 में CPCB की रिपोर्ट भी यही कहती है कि हमारे देश में 70% से भी ज़्यादा होने वाली वाटर बॉडी डिजीज का कारण ही ये सब पोल्यूट रिवर ही हैं। और जब महाकुंभ पूरा हुआ तब दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ने बोला कि महाकुंभ से आए हुए लोगों के को वोमिटिंग जैसे लक्षण उन्हें साफ साफ उनमें दिखाई दे रहे थे। और ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि उन्होंने लोगों की सेहत के साथ विश्वासघात किया। मोदी जी ने 2014 में आके बोल तो दिया कि मैंने नहीं, गंगा मैया ने बुलाया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया, 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन कहाँ चले गए वो पैसे? जब महाकुंभ का पानी नहाने लायक ही नहीं है तो फिर इतने पैसों का क्या फायदा? करप्शन में तो नहीं चले गए हैं वो। और यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की बेशर्मी तो देखिए।
वो इतने सब हो जाने के बावजूद बोल रहे हैं कि गंगा नदी में संगम का पानी नहाने लायक भी है और पीने लायक भी है। अरे कम से कम हमारी नहीं तो अपनी गवर्नमेंट की एजेंसी सीपीसीबी के डाटा पर तो थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। कम से कम बोलने से पहले एक बार तो देख लेते कि हुआ क्या है। और ये सब 20 फरवरी को हुआ जब एनजीटी ने यूपीसीबी को फटकार लगाई। लेकिन गवर्नमेंट इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और डॉक्टर सोनकर जो एक साइंटिस्ट है उनकी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। उसमें लिखा था कि देखिए कैसे डॉक्टर सोनकर की रिपोर्ट में लिखा है कि गंगा नदी का पानी खुद ही अपने आप साफ होता है। इसमें 1100 से ज़्यादा ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो गंगा नदी के पानी को अपने आप साफ करते हैं, इसको पोल्यूट होने से बचाते हैं। लेकिन फिर जब मीडिया ने और अपोजिशन ने बोला कि भाई रिपोर्ट दीजिए तो इस रिपोर्ट की कोई एविडेंस मिले ही नहीं, रिपोर्ट एकदम गायब हो गई हवा में। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर गंगा नदी का पानी खुद ही साफ हो रहा है तो इसमें 40,000 करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हो? क्यों नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जरूरत हो गई जब आप खुद मीडिया में आके बोल रहे हो गंगा नदी का पानी अपने आप साफ हो? 2020 की इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट की रिपोर्ट मानी तो जब भी पोल्यूशन का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो ये 1100 टाइप के बैक्टीरियोफेजेस भी आपके कोई भी काम नहीं आएंगे। और वैसे भी बीजेपी की गवर्नमेंट का जो गंगा नदी को साफ करने का जो प्रोजेक्ट है ना उसकी टाइमलाइन चेंज होती ही रहती है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 2020 में सही होंगे, फिर 2022 का बोला, फिर 2024 का बोला, फिर 2028 का बोला और सही मानिए 2028 तक भी गंगा नदी साफ नहीं होने वाली। 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल वो। और ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मोदी जी हैं तो वो साफ कर देंगे, क्योंकि मोदी जी ने सबसे पहले साबरमती को भी साफ किया क्योंकि वो गुजरात में है ना। लेकिन आप अगर रिपोर्ट को मानेंगे ना तो सीपीसीबी की थोड़ी सी वेबसाइट जाके देखिए 2021-22 में साबरमती भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोल्यूट नदी थी। वो बात अलग है कि यहाँ की मीडिया आपको साबरमती के कुछ ऐसे मैन फ्रंट लाइन प्रोजेक्ट दिखा देगी, लेकिन उसके अंदर जाने की ज़रूरत है आपको। और ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया में कभी कोई नदी ऐसी थी ही नहीं जो सबसे पहले प्रदूषित थी और बाद में साफ़ नहीं हुई। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पर आप इनसे सीख ले सकते हो कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाएं, कैसे गंगा नदी के पानी को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। अरे आपके पास इतने पैसे हैं तो आप यूके की लंदन की जो गवर्नमेंट है ना उनसे जाके पूछिए। वहाँ की जो थामल रिवर है ना 1950 में उसको बायोलॉजिकल डेड बोल दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ की इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को मिनिमाइज करना और ऐसी कुछ चीज़ें और वहाँ के लोकल लोगों के सपोर्ट की वजह से 1990 तक वो दुनिया की सबसे साफ रिवर भी बन गई। लेकिन गवर्नमेंट को इन चीज़ों से कोई परवाह ही नहीं है ना। गवर्नमेंट को अपनी इस दिखावे की ज़िंदगी में भी टाइम नहीं है, क्योंकि आईआईटी के एक प्रोफेसर थे जीडी अग्रवाल जिन्होंने वहाँ से छोड़कर संन्यास ले लिया और उनका मेन मोटिव था कि गंगा नदी के पानी को साफ करें। उन्होंने 86 साल की उम्र में भी अनशन किया, लेकिन जब 111 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई ना तब जाके मोदी जी संभालते हैं कि आपका योगदान हमारे लिए अविस्मरणीय है। उससे पहले कहाँ गए थे तुम सब लोग? लेकिन अगर पाखंडियों के साथ मिलना है ना, बाबा आसाराम, बागेश्वर धाम, उनसे सबसे आगे होते हैं। बागेश्वर धाम तो इनके भाई हैं, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो एट द एंड यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही गंगा नदी के मामले में लोगों के साथ विश्वासघात किया है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो हमें कुछ करना होगा। हमें इसके पानी को ही नहीं बल्कि हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी बचाना होगा। आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके कि गंगा नदी कैसी थी, क्योंकि अगर उत्तराखंड में गंगा नदी साफ है तो वेस्ट बंगाल में गंदी क्यों हो रही है? कुछ तो दिक्कत हो रही है ना इसके साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।